बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यू वीडियो अबाउट बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 से है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बायोलॉजिकल मेथड एक्चुअली होता क्या है, क्या स्टेप्स हम यूज कर सकती हैं बायोलॉजिकल मेथड में, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके स्टेप्स पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हाउ कैन वी डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, कि हम बायोलॉजिकल मेथड की तारीफ किस तरह कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी द मेथड ऐसा तरीक़ेकार यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए अपनाया जाए, इस कार बायोलॉजिकल मेथड। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये बहुत ही आसान और सादा तरीन अल्फाज में तारीफ मैंने यहाँ इसलिए लिखी है ताकि हर एक बच्चे को इसकी समझ आ जाए, क्योंकि मोस्टली जो मैट्रिक करके बच्चे आ रहे होती हैं मोस्टली उन्हें उर्दू मीडियम होती हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है आगे एफएससी में। तो यहाँ उम्मीद है आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि ऐसा तरीकेकार जो किसी भी किस्म के बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए अपनाया जाए, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। चलिए, बायोलॉजिकल मेथड के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं, वो किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम डिफाइन कर लेते हैं दैट व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल दैट कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड, जो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ जाए, बाय हिमसेल्फ, जो उसके माइंड में खुद से आ जाए, और या फिर समवन आस्क्स टू हिम, या कोई और पर्सन आके उस बायोलॉजिस्ट से सवाल करता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। कि ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम तो वो चीज होती है जिसका हल जो है वो मालूम नहीं होता। तो जैसे ही एक प्रॉब्लम किसी बायोलॉजिस्ट के सामने आती है तो वो उसको हल करने के लिए अप्रोप्रिएट जो है सॉल्यूशन तलाश करना शुरू कर देता है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हम किन किन स्टेप से गुजरते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त करना। सेकेंड वन इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए उर्दू में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि मुशाहिदा करना। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक कोई स्टेटमेंट की शक्ल में इंफॉर्मेशन देना। आगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, इसमें क्या करते हैं हम कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी जाती है हाइपोथेसिस में, उसको टेस्ट करती हैं कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है मुशाहिदा करने के बाद, आइदर इट इज करेक्ट और नॉट, कि वो सही है या फिर गलत है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस से एक न्यू चीज ड्राइव होती है थ्योरी, एंड थ्योरीज इज कन्वर्टेड इनटू द लॉज। ये किस तरह सारे स्टेप जो है प्रोसीड करती हैं, क्या क्या इनके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो वन बाय वन हम जो है देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप है इस जो टॉपिक का, वो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए उसका पता होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी कोई मसला जो है हमें वो मालूम नहीं होगा, देन हाउ कैन वी फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अगर आप अपनी डिजीज के बारे में नहीं बताएंगे कि हमें ये सिम्टम जो है वो फील होती हैं, प्रॉपरली उसको हर एक चीज नहीं बताएंगे, तो क्या होगा, वो आपको उसके लिहाज से मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर पाएगा। जब ऑब्वियसली सही मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जाएंगी तो डिजीज का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने जा रही हैं तो बेहतर ये होता है कि आप उसके हर एक पहलू को देख लें, उसको अच्छी तरह से जान लें कि ये बायोलॉजी का प्रॉब्लम किस टाइप की है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई बायोलॉजी का प्रॉब्लम। उसकी शिनाख्त करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज इट इज ए फैक्ट, की हकीकत है। विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जाने बगैर, प्रॉपरली इसको सही तरह जाने बगैर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एक्यूरेट वे ऑफ सॉल्विंग इट। उसको हल करने का बेहतरीन तरीकाकार हमें कभी भी फिर नहीं कर सकते। Next one is the observation. This is the second step of the biological method. Biological method में सेकेंड स्टेप जो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को उर्दू में मुशाहिदा कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम छोटी सी तारीफ लिखना चाहें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, तो हम यहाँ पे कह सकती हैं एन ओपिनियन, कोई भी ऐसा
नजरिया या कोई भी ऐसा आइडिया दैट वी मेड जो हम बना लेते हैं आफ्टर वाचिंग एंड नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज को देख के, किसी चीज को नोटिस करके। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को कॉमन सी एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल सर्दियों के मौसम में क्या होता है, किसी कभी टाइम ऐसा होता है कि क्लाउड कवर आ जाती है, सम टाइम ऐसा होता है कि सनराइज हो जाता है। तो हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम देखते हैं आसपास के इन्वायरमेंट को, और वहां से हम बता सकती हैं कि अब जो है थोड़ा सूरज निकल आया, ये क्लाउड कवर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे का नाम है, और ऐसा मुशाहिदा जिसको हम जो है मुकम्मल तौर पे जो है नोटिस करने के बाद हम किसी चीज के बारे में बताती हैं। सो एन ओपिनियन ऐसा नजरिया दैट वी मेड बनाती हैं आफ्टर वाचिंग, देखने के बाद, एंड नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज को नोटिस करने के बाद जो नजरिया हम बनाते हैं उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का नाम दे सकते हैं। ये जो टर्म है ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज आप लोगों की बुक में ये चीजें नहीं लिखी हुई। और सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ऑब्जर्वेशन है। फिर आगे कहा गया है जी कि फंक्शनल एबिलिटी, काम करने के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एबिलिटी ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड विद 5 सेंसेस। नॉर्मली जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है उसको आप जो है अपने 5 सेंसेस के जरिए से बना सकती हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से हो सकती हैं? फर्स्ट वन इज विजन, सेकेंड वन इज हेयरिंग, थर्ड इज टच, फोर्थ टेस्ट, 5 स्मेल। विजन में आप किस तरह ऑब्जर्वेशन बनाते हैं? किस चीज को देख के, मेक ऑब्जर्वेशन आफ्टर वॉचिंग समथिंग, किस चीज को देखने के बाद आप जो ऑब्जर्वेशन बनाते हो उसे हम क्या कहते हैं? विजन। नेक्स्ट वन इज हेयरिंग। हेयरिंग में क्या है? इसका ताल्लुक है सुनने से। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आप किसी चीज को सुन के बता सकती हैं। जैसे अगर देखिए हम इस पूरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यहाँ बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। अगर आप बर्ड्स की आवाज सुन रहे हैं, चिपिंग सुन रहे हैं, उनकी चहचहाहट सुन रहे हैं, तो आप बता सकती हैं कि ये किसी चिड़िया की आवाज है, किसी कौवे की आवाज है। सेम इन द केस अगर आप किसी डॉग की बार्किंग की आवाज सुनती हैं तो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे क्या है कि डॉग जो है वो मौजूद है। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन आप बना रहे हो किस तरह बना रहे हैं? बाय मीन ऑफ हेयरिंग, सुनने के बाद। थर्ड वन इज टच। यहाँ पे आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कैसे? बाय टचिंग समथिंग, किस चीज को टच करके। अगर आपने बताना है कोई चीज ठंडी है या गर्म है तो आप उसे चख के तो नहीं ना बता सकती हो, तो आप क्या करोगे? इसे टच करोगे। टच करने के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हो कि वो चीज क्या थी, ठंडी थी या फिर गर्म थी। अगर टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, हमारी जुबान पे होते हैं। तो अगर हमने क्या करना है, अपने टेस्ट के जरिए किसी चीज के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जुबान पे रखेंगे और बता सकेंगे कि उस चीज का जो जायका था वो क्या था, खट्टा था, मीठा था, तुर्श था, किस टाइप की वो चीज थी। स्मेल, स्मेल के जरिए भी हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। मेक ऑब्जर्वेशन बाय स्मेलिंग समथिंग, स्मेल करके, सूंघने के बाद हम बना सकते हैं ऑब्जर्वेशन। वो कैसे बना सकती हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे बैठी हैं और वहां आपको बहुत ज्यादा जो है वो बुरी स्मेल आ रही है, तो आपके जो स्मेल सेंस करने वाला जो ऑर्गन है नोज, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होती हैं, वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है होपफुली किसी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई हुई हो, या फिर किसी और प्रोड्यूसर जो हार्बीवोर जो होती हैं जैसे लाइक रोडेंट्स वगैरह जो है, कोई चूहा वगैरह वहां पे हो सकता है मरा पड़ा हो। तो उस स्मेल के जरिए आप बता सकते हैं यहाँ पे जो है कोई ऐसी चीज मौजूद है जो क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो वो ऑब्जर्वेशन जो आप स्मेल करने के बाद, उस चीज को सेंस करने के बाद बता रहे हो, तो वो आपके नोज के जरिए से की जाती है। तो यहाँ ड्रा कर दिया गया है कि 5 सेंसेस कौन कौन सी है। साइट, देखने से, हेयरिंग का ताल्लुक कान से है, सुनने से, और चखने का ताल्लुक किससे है? टेस्ट बड जो हमारे जुबान में मौजूद होते हैं उनसे। टच बाय मीन अब हम हैंड्स कर सकते हैं क्योंकि हाँ हैंड्स में क्या होते हैं, सेप्टर मौजूद होते हैं। और स्मेल का ताल्लुक हमारे नोज से। ये थी हमारे पास 5 जो जनरल सेंसेस है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जर्वेशन जो है वो बना सकते हैं। अगर बात की जाए ऑब्जर्वेशन की टाइप्स की, ये तो सारे वो वेज थे कि हम किस तरह से नॉर्मली ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन कितनी तरह की होती हैं। ऑब्जर्वेशन जो है मेन 2 तरह की होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है जी? दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हम मिकदार देखते हैं किसी भी चीज की कि वो कितनी मिकदार में हम चीज ले रहे हैं। आगे जो बता रहे हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, इट्स वेरिएबल और मेजरेबल, कि जो इसकी जो होती हैं मिकदार उसको हम पैमाइश में ले सकती हैं। मतलब अगर हम जाती हैं किस शॉप पे जाती हैं, अगर हमने कहना हो कि हमने चीनी लेनी है तो हम क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम दे दें, 2 किलोग्राम दे दें, 3 किलोग्राम दे दें, यही बात करते हैं हम वहां जाके। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है? क्वांटिटी बताई जा रही है उस चीज की। तो इसको हम मिकदार में इसको पैमाइश इसकी कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा गया कि अगर आपने किसी चीज का साइज मालूम करना है, किसी चीज का वॉल्यूम मालूम करना है, तो उसको भी आप इजीली जो है नंबर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकती हो। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आप जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती हो, किसी किस्म के आले का इस्तेमाल करके आप वो वैल्यूज जो है वो दे सकती हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मोर एक्यूरेट वन होती है, मतलब ज्यादा दुरुस्त होती है। क्यों? क्योंकि इसको आप जो है इजीली मेजर करके इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डाटा की शक्ल में पेश कर रहे हो, वो आप नंबरिंग की शक्ल में पेश कर रहे हो। ये वही और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स जो आप लोगों की बुक में दिए गए हैं। आगे मैंने आप लोगों के आसानी के लिए थोड़ी जर्नल एग्जांपल लिखी है कि हम कहते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है, 0 डिग्री आता है। अब हमने यहाँ क्या बता दी, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का उसको बताया तो किसकी फॉर्म में बताया, नंबरिंग की फॉर्म में बताया। नेक्स्ट मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, वो भी किस फॉर्म में बताया, 100 डिग्री है, वो भी किस में मैंने बताया, नंबरिंग की फॉर्म में बताया है। तो ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिनको किस बेस पे किया गया है, क्वांटिटी की बेस पे किया गया है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को मालूम करने के लिए, वो हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोमीटर। सेम इसी तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो बेस कर रही होती है क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, कि किसी ऑब्जेक्ट का मेयार क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी। तो जब हम किसी चीज का मेयार बताते हैं तो हम उसको वैल्यूज में नहीं बता सकते कि इसका मेयार 20 है, 10 है, 30 है, कितने है। तो यहाँ जो इसकी वेरिएबल्स होती हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। अगर हम ये बताते हैं कि ये जो कपड़ा है, शॉप पे गए हैं कपड़ा लेने, हम वहां बताते हैं कि ये कपड़ा जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, क्या आप बता सकती हैं कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है? हाँ, आप उसके साथ अच्छा, बहुत अच्छा ये टर्म्स लगा सकती हैं, लेकिन क्या उसके साथ आप कोई नंबरिंग लगा सकती हैं? कभी भी नहीं। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो जस्ट क्वालिटी की बेस पे की जा रही होती है उसे हम क्या नाम देती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देती हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आपकी बुक में दी गई हैं, कलर, कलर ऑफ समथिंग, टेस्ट ऑफ समथिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल, कि ये जो सारी चीजें हैं ये ऐसी हैं जिनको सिर्फ आप जो है क्वालिटी के लिहाज से देख सकती हो, कि कोई टेस्ट जो है किसी चीज का अच्छा है या बुरा है, या जो स्मेल, जो फ्रेग्रेंस आ रही है किसी रूम में, वो किसी रूम फ्रेशनर की है या फिर किसी मॉस्किटो स्प्रे की है। तो यहाँ आप सिर्फ अपना एक नजरिया पेश कर सकती हो किसी चीज को अच्छा या बुरा क्या है, कि उसके मेयार के मुताबिक बात करके यहाँ आप उनको वैल्यूज की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ किसी किस्म की मेजरमेंट पैमाइश नहीं दी जा सकती। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहती हैं। नॉर्मली हम इनको जो है मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेते, इनको सिंपली हम नॉर्मल लाइफ में जो 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, हेयरिंग, विजन, सेंस, स्मेल, इनके जरिए ही क्या कर सकते हैं, बता सकती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर सकती हैं। यहाँ हम किसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट, किसी किस्म के आले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये लेस एक्यूरेट होती हैं, ये उतना अच्छी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती जितने हमें क्वांटिटेटिव देती हैं। अगर जनरल एग्जांपल देखी जाए, ऊपर मैंने जैसे बात की थी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, वहां मैंने वैल्यू की फॉर्म में बात बता दी थी, वहां पे समझना आसान हो गया था। यहाँ मैं जस्ट क्या कह रही हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का लेस होता है, कम होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ भी मैंने बता दिया कि कोई चीज कितनी कम या कोई चीज कितनी ज्यादा है, यहाँ मैंने कोई वेरिएबल, कोई मिकदार इस्तेमाल नहीं की। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या नाम देती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देती हैं। इन्हीं की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप जो है इनमें डिफरेंस भी तैयार कर सकती हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।